नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज आपका रीतिकाल के प्रमुख कवियों पर, प्रवृत्तियों पर हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। अब हम प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों पर आज मैं आपको बताऊंगी। और उनमें अलग अलग कवि अलग अलग तरह का सौंदर्य लेकर के साथ में रहते हैं, तो वो सौंदर्य, काव्य सौंदर्य आपको आज मैं अलग अलग कवियों का बताऊंगी। आज हम मुख्य रूप से सभी कवियों का एक संक्षिप्त परिचय लेंगे और आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रीतिकाल का, जो कि मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुकी थी कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से रहे। और पिछली कक्षा में मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रमुख रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जो हम हर कक्षा में आपको याद दिलाते रहते हैं कि प्रमुख प्रवृत्तियों में पहली प्रवृत्ति है रीतिबद्ध कवियों की, दूसरी प्रवृत्ति है रीति सिद्ध कवियों की और तीसरी प्रवृत्ति है रीति मुक्त कवियों की। तो मित्रों, रीतिबद्ध कवि वे कवि जो अपनी पूरी तरह से नियम में, जो शास्त्र ग्रंथों में लिखे गए नियम हैं, उन नियमों को ही आधार बनाकर, उन नियमों को ही मानते हुए अपनी काव्य रचना करते थे, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। देखिए, नाम से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि वे कवि जो पूरी तरह से रीति में आबद्ध होकर, बंध कर अपनी नियम रचना करते थे, वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। और इसके साथ ही दूसरे कवि, रीतिबद्ध कवि में हम केशवदास को रख सकते हैं। वे पूरी तरह से रीति सम्राट उनको कहा जा सकता है और वे पूरी तरह से, उनके काव्य में हम ये देख सकते हैं कि रीति के नियमों का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया है। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीति सिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि वे कवि जो रीति में सिद्ध हस्त है और भाव को, भक्ति को उतने ही सहज रूप से प्रस्तुत भी करना जानते हैं। वे कवि जो रीति के साथ साथ, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि नियम के साथ साथ शास्त्र ग्रंथों में कविता करने के जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों के साथ साथ सहज भाव को भी प्रधानता देते हैं। सहज भाव अर्थात, यानी यदि भाव को प्रस्तुत करने में नियम कतिपय बाधा उपस्थित करता है, तो भी उसको, नियम को वहाँ छोड़ करके सहज भाव की प्रस्तुति भी की जा सकती है। अर्थात वे कवि जो एक संतुलन साधते हैं, यानी नियम में और भाव में वे प्रतिभा संपन्न भी हैं और सहज भाव से युक्त भी हैं। वे नियम में और भाव में, दोनों में संतुलन स्थापित करना जानते हैं। और आपको मैं बता दूं कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास इस रीति सिद्ध कवि के प्रमुख कवियों में से माने जाते हैं। इसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीति मुक्त कवियों की भी रीतिकाल में एक अच्छी प्रशंसा की जाती है, उन्हें प्रमुख कवियों में माना जाता है। रीति मुक्त कवि वे कवि होते हैं जो भावना के आगे, भाव प्रधानता के आगे किसी भी नियम को नहीं मानते। बच्चों, आपको मालूम है कि नाम से ही जैसे पता चल रहा है रीति मुक्त कवि, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जिस तरह रीतिबद्ध कवि यानी रीति से बंधे हुए कवि, जिस तरह से रीति सिद्ध कवि वे कवि जो रीति में सिद्ध हैं, पारंगत हैं, परंतु फिर भी भाव को
प्रधानता देते हैं। और उसी तरह से अंतिम जो जो प्रवृत्ति आती है वो है रीति मुक्त कवियों की। जो रीति मुक्त हैं उन्हें कोई बंधन नियम का नहीं बांध सकता। जो इस तरह से मुक्त हैं कि वे अपने सहज भाव को किसी भी तरीके से, किसी भी भाव में, मुक्तक में, छोटी कविता, बड़ी कविता, किसी भी तरीके से अपने को वो अपने भाव को प्रस्तुत करते चलते हैं। तो उन कवियों में प्रमुख श्रेणी है, प्रमुख नाम है कवि घनानंद का। जब आप इनका काव्य पढ़ेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि उन्होंने अपनी बात कहने के लिए, अपनी भाव भूमि को प्रस्तुत करने के लिए किसी नियम का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपने जो बिना नियमों के मानते हुए भी बहुत सुंदर काव्य की रचना की है। बिना किसी चमत्कार को मानते हुए, बिना किसी पांडित्य प्रदर्शन के भी उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। तो इन प्रमुख प्रवृत्तियों के सहारे आप पूरे रीतिकाल को पढ़ेंगे, समझेंगे। और अभी मैं आपको एक बार और संक्षेप में आपको पुनः याद दिला दूं। रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और तीसरा है बच्चों रीति मुक्त कवियों की श्रेणी, जिसमें हम इन कवियों को बांटते हैं इनकी काव्य रचना के आधार पर। तो आपको सबसे पहले रीतिबद्ध कवियों में कवि केशवदास का नाम याद रहे, रीति सिद्ध कवियों में कवि बिहारीदास का नाम रहे, और रीति मुक्त कवियों में कवि घनानंद का नाम याद रहना चाहिए। परंतु एक बात यह भी ध्यान देने वाली है कि रीति यानी नियम, शास्त्र ग्रंथों में लिखे गए नियम, यहाँ तीनों ही प्रकार के कवियों में कुछ न कुछ मात्रा में, कम या ज़्यादा मात्रा में अपना प्रभाव ज़रूर डालते हैं। हम कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि रीतिकाल में एक बिल्कुल अलग ही प्रवृत्ति थी जो बिल्कुल नियम को नहीं मानती थी, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि हाँ, कहीं रीति का प्रभाव ज़्यादा था, कहीं रीति का प्रभाव कम था। तो एक तरह से रीतिकाल के आप समय, उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी और उसकी प्रमुख जो परंपराएं, उसकी रचना, काव्य रचना की परंपरा आप पढ़ चुके हैं। प्रमुख कवियों का नाम का वर्णन मैंने किया था, और आज हम आपको कवि केशवदास के बारे में थोड़ा सा वर्णन मैं देना चाहूँगी। तो कवि केशवदास, जैसे कि रीतिबद्ध कवियों में, रीतिकाल के कवियों में आप उन्हें सम्राट कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कवि केशवदास के यहाँ रीतिकाल की सारी विशेषताएं, सारे गुण, सभी अपने चरम रूप में आपको उनके यहाँ दिखाई देते हैं। तो भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि के समय केशवदास का जन्म हुआ। केशवदास मुख्य रूप से तो देखा ये कहा जा सकता है कि वे भक्ति धारा के कवि थे, किंतु वे उतने ही बराबर, बल्कि मैं कहूँ कि बराबर ही ठीक रहेगा, आप ये समझें कि रीतिकाल भी उनमें, रीतिकाल का जो श्रृंगार, जो रस है, रीतिकाल का जो उन्माद है, वो भी उनमें दिखाई देता है। तो यदि हम जन्म संवत की बात करें तो 1555 ईस्वी में इनका जन्म माना जा सकता है। और चूंकि इनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, वे शुरू से ही पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में रहे, और इनके पूर्वजों के संस्कृत साहित्य के अध्ययन के कारण भी इनकी रुचि एक संस्कृत काव्यधारा वाली जो नियमबद्धता है, जो संस्कृत भाषा की प्रमुख ख्याति है, वो भी इनके अंतर्गत दिखाई देती है, इनकी रचना में दिखाई देती है। संस्कृत को छोड़ करके इन्होंने अपने, हमारी जो आज की हिंदी भाषा है, उसमें इन्होंने लिखना शुरू किया। और ये बताते हैं केशवदास कि भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मनमति तिहि कुल केशव दास। भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, कितनी सुंदर बात है, भाषा कवि को मनमति तिहि कुल केशव दास।
यानी संस्कृत भाषा के प्रभाव में और संस्कृत भाषा के जो भी उन्होंने जो उसकी नियमबद्धता को तो लिया, लेकिन संस्कृत की क्लिष्टता को इन्होंने नहीं लिया और अपनी सारी बात को हिंदी में प्रस्तुत किया। तो ये बड़ी ही केशवदास की बड़ी अच्छी बात थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ओरछा के महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि रहे। इन दरबारी कवि थे तो राजाश्रयी थे, और जैसे राजा का मन था, जैसे राजा की रुचि रही, उस अनुसार इन्होंने अपने व्यक्तित्व की विशिष्टता के अनुसार इन्होंने भक्ति का और श्रृंगार का एक अद्भुत समन्वय इनमें हमें दिखाई देता है। अलंकार इनके सबसे ज़्यादा प्रिय रहे। अलंकार और छंद, अलंकार और वो इनको अपनाते हुए, काव्य के रूप को अपनाते हुए भक्ति के भाव को, श्रृंगार के भाव को इन्होंने बहुत सारी रचनाओं में दिखाया है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीरम सिंह देव, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिखा, छंदमाला आदि इनकी रचनाएं हैं। केशवदास के यहाँ अलंकार संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा। यानी कि आप ये समझिए कि उनके यहाँ ऐसा कहें कि अलंकारों की तो प्रधानता ही रही उनके काव्य में, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनके उसमें मिलती है। अलंकार का एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूँ तो देखिए, केशव केसन अस करी, जस अरिहु न कराए, चंद्र वदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। तो केशव, क शब्द पे आप दोबारा मैं पढ़ती हूँ, क शब्द पे ध्यान दीजिए। केशव केसन अस करी, जस अरिहु न कराए, चंद्र वदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाए। यानी कि आप अलंकार में यहाँ पर देखिए कि अनुप्रास अलंकार की कितनी अच्छी यहाँ प्रयुक्ति है और कितना अच्छा उन्होंने प्रयोग किया है। छंदों का तो इन्होंने इतना अच्छा प्रयोग किया है कि केशव को पिंगल शास्त्री तक की उपाधि भी दी जाती है। पिंगल शास्त्री इसलिए उपाधि दी जाती है क्योंकि उन्होंने छंद शास्त्र पर अलग से एक छंदमाला नाम की कृति ही लिख दी, और उन्होंने ये बताया कि एक कृति के एक अक्षर से 26 अक्षरों तक के विविध छंद इन्होंने बता दिए हैं। तो इस तरह से आप केशवदास को ये समझिए कि वे अलंकार शास्त्र संप्रदाय के तो आचार्य रहे और छंद पर इनका पूरा अधिकार रहा। हिंदी साहित्य में यदि बात की जाए केशवदास के योगदान की, तो उन्हें आचार्य और कवि दोनों ही कहा जा सकता है। आचार्य इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि उन्होंने कई शास्त्र ग्रंथों की रचनाएं की, और कवि इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत सी रचनाओं की भी स्थापना की, बहुत सी सुंदर रचनाएं अपनी स्थापना की है। और संस्कृत के काव्यशास्त्र में भामा और दंडी की जो मान्यताएं थी, उनके जो बनाए हुए सिद्धांत थे, उनको पूर्ण रूप से इन्होंने अनुकरण किया और बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया। बहुत सुंदर रचनाएं इन्होंने लिखी, और अब आगे की कक्षाओं में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। मैं ज्योति कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बैरोड, अब आपसे विदा लेती हूँ। अब हमारी मुलाकात अगले ई व्याख्यान में होगी। धन्यवाद।